कैसे उसने इस नेटवर्क को खड़ा किया वो भी अपने आप में कम हैरान करने वाला नहीं है। ये तो हम जानते हैं कि किस तरीके से जो आतंकी संगठन हैं देश के बाहर, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल देश के भीतर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में करते रहे हैं। ये बात हमें समय समय पर पता लगती रही है। लेकिन एक मुफ्ती का फेसबुक के जरिए सीरिया में बैठे हुए हैंडलर के साथ संपर्क में आना और फिर उसके इशारे पर देश के भीतर इस तरह का नेटवर्क खड़ा करना अपने आप में बहुत हैरान करने वाला है। क्योंकि मुफ्ती जिनको कि ज़्यादातर एक तरीके से मजहबी तालीम होती है, उनका इस तरीके से आधुनिक जो सोशल मीडिया के टूल्स हैं उसको इस्तेमाल करके और इस तरीके के आतंकी गतिविधियों में शामिल होना, ये भी एक तरीके से चौंकाने वाला है। मोहम्मद मुफ्ती सुहेल के बारे में कहा जा रहा है कि इसे आईएस के हैंडलर ने भारत का अमीर घोषित किया था। यानी कि आईएस आप समझिए इसको, इसका मतलब यह है कि आईएस एक ऐसा संगठन है जो कि खलीफाओं के रूल, खलीफाओं के राज पर यकीन करता है और उसे भारत और भारत का जो इस साउथ एशिया और ईरान तक का हिस्सा है उसके हिसाब से खुरासान है, एक ऐसा इलाका जहां पर कि पहले इस्लामिक राज रहा है और इस इलाके को खुरासान नाम दिया गया है। जो इस्लामिक स्टेट की अपनी दुनिया भर का जो मैप है, मानचित्र है, उसमें ये पूरा इलाका खुरासान के रूप में जाना जाता है। और उसमें उसके जो खलीफा होंगे उसको ये अलग अलग जो इलाके हैं उसके अलग अलग खलीफा होंगे, अलग अलग अमीर होंगे और वो इस इलाके पर एक तरीके से उसके धार्मिक आप चीफ कह सकते हैं, उसके रिलीजियस चीफ होंगे। तो ये अमीर घोषित करना अपने आप में एक तरीके से एक ट्रैप है कि जिसके जरिए उसे एक तरीके की आज़ादी मिल गई कि वो दूसरे लोगों को इस मामले में, इस मॉड्यूल में शामिल करे और अपना नेटवर्क बढ़ाए। ये एक तरीके का ट्रैप हो सकता है, एक चाल हो सकती है। ये सुरक्षा एजेंसियों को नहीं मालूम कि इस तरह के जो सीरिया और दूसरी जगहों पे बैठे हुए जो हैंडलर हैं वो देश के भीतर और कितने ऐसे युवाओं को या कैसे ऐसे कितने लोगों को उन्होंने अमीर घोषित करके उनको अपने इस तरह के जाल में फंसाया। ये भी एक समझने वाली बात है, क्योंकि ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट टेरर मॉड्यूल था और जिसका किसी दूसरे टेरर मॉड्यूल से कोई रिश्ता नहीं था। तो ये बहुत मुमकिन है कि देश के भीतर इस तरह के दूसरे टेरर मॉड्यूल भी काम कर रहे हों जिसके बारे में सुरक्षा एजेंसियों को अभी जानकारी नहीं हो। मास्टरमाइंड के अलावा इस नेटवर्क में और भी जो लोग थे, जरा एक बार उनके जब आप उनके पेशे पर और उनकी उम्र पर जब आप नज़र डालते हैं तो दो बातें जो कि आपके जहन में आती है और जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इसमें ज़्यादातर लोग नौजवान थे, यानी कि 20 से 30 साल के उम्र में हैं, एज ग्रुप में हैं। जाहिर सी बात है कि ये वो उम्र है जिसमें कि लोगों को आसानी से, जिनका ब्रेन वॉश किया जा सकता है और जिस तरह के भड़काऊ साहित्य और जिस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह के प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जाता है, इस उम्र के लोग ज़्यादातर उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, उसके प्रभाव में आ जाते हैं। आप जरा इन नामों पर गौर करिए और देखिए कि इनकी क्या भूमिका थी इस पूरे मॉड्यूल में। जो सुहेल जो कि इसका मास्टरमाइंड था, उसके अलावा राशिद जफर, माफ करिएगा, अनस यूनुस, ये इंजीनियरिंग का छात्र है और इसकी भूमिका थी कि इलेक्ट्रॉनिक के सामान, बैटरी और रिमोट कंट्रोल और इस तरीके से दूसरी चीज़ें जुटाने का जिम्मा इसको सौंपा गया था। राशिद जफर राक, ये दिल्ली में गारमेंट यानी कि कपड़े का छोटा मोटा कारोबारी है और इसकी भी भूमिका विस्फोटक खरीदने में बताई जा रही है। इसके अलावा दो और भाइयों का नाम आ रहा है, रईस और सईद अहमद। ये दोनों भाई वैसे तो अमरोहा के रहने वाले हैं, लेकिन एक भाई दिल्ली में रहता था और एक भाई अमरोहा में। ये दोनों बिल्डिंग का काम करते हैं दिल्ली में और अमरोहा में। इनकी भूमिका ये थी कि इन्होंने पाइप बम बनाने के लिए पाइप भी खरीदा था और चूंकि पाइप बम बनाने के लिए बिल्डिंग की ज़रूरत होती है, वेल्डर की ज़रूरत होती है, इसलिए इनको इस नेटवर्क में शामिल किया गया था। बाद में इन्होंने पोटेशियम नाइट्रेट और इस तरह के जो दूसरे विस्फोटक हैं वो खरीदने में इन्होंने अपने पैसे से ये खरीदा था, ये बात सामने आ रही है। इसके अलावा दो और भाइयों का नाम आ रहा है, जुबैर मलिक और जायद मलिक। ये दोनों भाई हैं, एक भाई दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र है और इन पर आरोप है कि ये फर्जी दस्तावेज के जरिए इन्होंने बड़ी तादाद में सिम कार्ड खरीदे थे और मोबाइल खरीदे थे। उन सिम कार्ड का और मोबाइल का क्या इस्तेमाल किया जाना था ये हम आपको आगे बताएंगे। जो अगला नाम आ रहा है वो साकिब इफ्तिखार का है। ये हापुड़ का रहने वाला है और बक्सर के जामा मस्जिद में इमाम है। इसकी भी भूमिका ये है कि जो आपने देखा कि एनआईए के छापे में जो पिस्टल और दूसरी चीज़ें बरामद हुई है उसे खरीदने में इसका हाथ बताया जा रहा है। मोहम्मद आजम है, दिल्ली में दवा की दुकान चलाता है और इसकी भूमिका भी हथियार खरीदने में थी। मोहम्मद इरशाद ऑटो चालक है और गोकशी के मामले में जेल भी जा चुका है। इसकी भूमिका हथियार छुपाने में
भी बताई जा रही है। इसके अलावा एक अज्ञात युवती की भी बात हो रही है। कहा जा रहा है कि एनआईए ने जो वीडियो देखा है जिसमें कि बम बनाने का तरीका बताया सिखाया जा रहा है, उसमें एक लड़की की आवाज है और वो लड़की भी इस ग्रुप में शामिल थी। उसकी पहचान अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस उसकी गिरफ्तारी में की कोशिश में जुटी हुई है।